हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम थ्योरी। तो एसएससी कांस्टेबल जीडी 2019 में टोटल आपके एग्जाम 54 शिफ्टों में कराए गए थे, जिसके सारे मैथ के सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में 3/3/2019 के शिफ्ट 2 के सारे मैथ के सॉल्यूशन इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। ये जो है टोटल आपके एसएससी कांस्टेबल जीडी 2019 में इतनी शिफ्ट में आपके एग्जाम कराए गए थे, जिसके 11 तारीख से लेकर के आपके 3/3/2019 के शिफ्ट 1 तक के सारे मैथ के सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर करा दिए गए हैं। तो ये सारे वीडियो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि 5/3/2019 के शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3 के मैथ के सॉल्यूशन जरूर जाकर देखिएगा, क्योंकि आपका ये जो है वन ऑफ द हार्डेस्ट शिफ्ट था जो कि मैथ के हिसाब से था। तो ये दोनों शिफ्ट आप जरूर जाकर देखिएगा। तो आज हम लोग इस वीडियो में 3/3/2019 के शिफ्ट 2 के सारे मैथ के सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के प्रश्नों की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। यहां पर दिया गया क्वेश्चन में कि ब्लैकबेरी ने शर्ट पर 20% की छूट की घोषणा की। फिर बोला गया आगे कि कुमार जो है दुकान पर गया, वह छूट में 4,000 रुपये बचाना चाहता था। तो ऐसा करने के लिए उसे कितने शर्ट खरीदने चाहिए यदि प्रत्येक शर्ट की कीमत 500 रुपये है। तो यहां पर बोला गया है क्वेश्चन में कि एक शर्ट की कीमत कितने हैं, 500 रुपये, और प्रत्येक शर्ट पर जो है 20% की छूट यानी कि डिस्काउंट दी जाती है, और उसे जो है कुल कितने रुपये टोटल बचाना चाहता है। टोटल कुल मिलाकर 400 रुपये बचाना चाहता है। तो 400 रुपये उसे बचाने के लिए उसे कितने शर्ट खरीदने होंगे, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कि एक शर्ट में वो जो है कितने रुपये बचा सकता है। तो 500 रुपये पर 20% का छूट देता है। 500 रुपये किसी शर्ट के मूल्य पर 20% का छूट देता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लेंगे, 500 का 20%। क्या निकाल लेंगे, 500 का 20% निकाल लेंगे कि कितना होता है। तो यहां पर से 2 शून्य 2 शून्य आपका चला जाएगा। जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे और आपका कितना आ जाएगा, 5 × 20, यानी कि आपका कितना हो जाएगा, टोटल 100 रुपये हो जाएगा। यानी कि एक शर्ट जब वो खरीदेगा तो वह कुल मिलाकर 100 रुपये बचा सकता है। अगर वो एक शर्ट खरीदता है तो उसे डिस्काउंट यानी कि छूट पर तौर पर जो है कितने रुपये बचा सकता है, 100 रुपये बचा सकता है। यानी कि एक शर्ट खरीदेगा तो 100 रुपये बचा सकता है। तो टोटल उसे बचाना कितने रुपये, 400 रुपये बचाना है। तो एक शर्ट पर अगर 100 रुपये बचाता है तो 400 रुपये बचाने के लिए उसे कुल मिलाकर 4 शर्ट खरीदने होंगे। जब हम लोग इस तरीके से आप निकाल सकते हैं कि कुल जो है कितने रुपये बचाना है, 100 रुपये बचाना है। एक शर्ट पर जो है कितने रुपया बचाता है, तो 100 से यहाँ पर भाग दे देंगे, क्योंकि एक शर्ट पर 100 रुपया बचाता है, कुल उसे 400 रुपया बचाना है। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 0 से 0 चला जाएगा, यानी कि उसका कितना आंसर आ जाएगा, 4 आंसर आएगा। यानी कि अगर उसे कुल 400 रुपये बचाना है तो उसे 4 शर्ट खरीदने होंगे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। यहां पर दिया गया क्वेश्चन में कि दो संख्याओं का योग और उनके बीच अंतर का 4 गुना है। यानी कि कोई दो संख्या यानी कि कोई दो नंबर यानी कि 2 नंबर है, जिनका योग यानी कि जिनका सम जो है उनके अंतर का 4 गुना है। यानी कि उन संख्याओं का सम जो है उन संख्याओं के डिफरेंस से कितने गुना है, 4 टाइम्स यानी कि 4 गुना है। फिर आगे आपसे बोला गया कि यदि छोटी संख्या 45 है, इसमें से आपकी एक संख्या दे दी गई है, कितनी है, 45 है। यहां पर बोला गया क्वेश्चन में कि यदि छोटी संख्या 45 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। बताना है आपको, निकालना है कि एक संख्या अगर 45 है जो कि उन दोनों संख्याओं में से क्या है, छोटी संख्या है, तो एक संख्या अगर 45 है तो दूसरी संख्या यानी कि सबसे बड़ी संख्या क्या है, अंक में यानी कि डिजिट में। ये आपसे पूछा गया क्वेश्चन में। तो सबसे पहले एक संख्या अगर 45 है तो बड़ी संख्या को हम लोग क्या मान लेते हैं, यक्ष मान लेते हैं। अगर एक छोटी संख्या 45 है तो एक बड़ी संख्या को हम लोग क्या मान लेते हैं, यक्ष मान लेते हैं।
तो अब हमें क्या निकालना है, बड़ी संख्या निकालने के लिए हमें यक्स का वैल्यू निकालना होगा। क्या निकालना होगा, यक्स का वैल्यू निकालना होगा। तो क्वेश्चन में बोला क्या गया, क्वेश्चन में बोला गया कि दोनों संख्याओं का योग, क्या बोला गया, दोनों संख्याओं का योग यानी कि यक्स प्लस 45, बड़ी संख्या हम लोगों ने यक्स माना, छोटी संख्या 45 है, यानी दोनों संख्याओं का योग, दोनों संख्याओं का अंतर, यानी कि बड़ी संख्या यक्स है तो यक्स में से माइनस करेंगे क्या, 45। तो इधर आपका क्या हो गया, दोनों संख्याओं का योग इधर हो गया, दोनों संख्याओं का योग आपका इधर हो गया, दोनों संख्याओं का अंतर आपका इधर हो गया। तो क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि दोनों संख्याओं का योग दोनों संख्याओं का अंतर का 4 गुना के बराबर है, यानी कि जो अंतर है उसका 4 गुना इन दोनों नंबर के योग के बराबर है, ये आपसे क्वेश्चन में बोला गया है। तो यहाँ पर इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपका यक्स का वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, यक्स प्लस 45 बराबर आपका हो जाएगा 4 यक्स माइनस आपका कितना हो जाएगा, 45 दूनी 90 दूनी 180, यानी कि आपका कितना हो जाएगा, 45 चौक 180 हो जाएगा। यक्स को इधर भेजेंगे तो 4 यक्स में से यक्स जाएगा तो कितना बचेगा आपका, 3 यक्स बचेगा। और 180 को जब इधर भेजेंगे तो प्लस 180 हो जाएगा, यानी कि 45 प्लस 180 आपका कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, 225 हो जाएगा। 3 से इसे काटेंगे कितना बार में चला जाएगा, 3 7 21, 3 5 15, यानी कि यक्स का मान कितना आ गया, 75 आ गया। यानी कि हमें बड़ी संख्या का वैल्यू डिजिट में हमें पता चल गया। तो बड़ी संख्या का मान कितना है, 75 मान है। कितना मान है, 75, यानी कि 75। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते जरूर चलिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। यहां पर दिया गया है क्वेश्चन में कि 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या क्या दोगुनी है और तीसरी संख्या का 3 गुनी है। यहां पर जैसे कि यहां पर 3 संख्या ले लेते, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या। तो यहां पर बोला गया कि पहली संख्या जो है दूसरी संख्या का 2 गुनी और तीसरी संख्या का 3 गुनी, यानी कि पहली ये जो नंबर है, ये जो पहला नंबर है, पहली जो संख्या ये दूसरी संख्या का 2 गुनी है और तीसरी संख्या का 3 गुना है। तो यहां पर कौन सा नंबर बैठा कि ये जो है तीनों संख्याओं का एक अनुपात में यानी कि रेशियो में बदल जाए। तो अगर हम लोग यहां पर 6 ले लेते हैं, यहां पर जैसे कि बोला गया कि ये जो है तीसरी संख्या का ये क्या है, 3 गुनी है। क्या बोला गया, 3 गुनी बोला गया। और यहां पर जो है दूसरी संख्या का 2 गुनी बोला गया। कितना बोला गया, 2 गुनी बोला गया। तो दोनों का यहां पर क्या करेंगे, गुणज ले लेंगे। दोनों का यहां पर क्या करेंगे, गुणज ले लेंगे। गुणज यानी कि मल्टीपल कितना होता है, 6 होता है। यानी कि पहली संख्या हम लोगों ने क्या मान लिया कि 6 है। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या बोला गया था कि दूसरी संख्या का पहली संख्या जो है क्या है, 2 गुना, यानी कि ये दूसरी संख्या जो है क्या है, पहली संख्या का आधी, यानी कि ये 3 है। कितना है, 3 है। और फिर बोला गया आगे कि तीसरी संख्या जो है, तीसरी संख्या पहली का जो है कितना है, 1/3 है। क्योंकि यहां पर बोला गया कि तीसरी संख्या जो है क्या है, पहली का 3 गुना, तीसरी संख्या जो है पहली का कितना है, 1/3, यानी कि 6 का 1/3, यानी कि 1/3 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी कि तीनों का रेशियो कितना आ गया, 6:3:2 आ गया। कितना आ गया, 6:3:2 आ गया। तीनों संख्याओं का अनुपात में आ गया। फिर बोला गया कि यदि तीनों संख्याओं का औसत यानी कि एवरेज 660 है तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जो आपका अनुपात में यहाँ पर वैल्यू आया उसे क्या करेंगे, उसे जो है योग करेंगे। सबसे पहले तो योग करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, यानी कि सम करेंगे तो 6 3 9 2 11, यानी कि टोटल कितने यूनिट है, 11 यूनिट है। 11 यूनिट का यहाँ पर क्या दिया गया, 11 यूनिट का औसत यानी कि एवरेज दिया गया है। एवरेज औसत कितना दिया गया, 660 दिया गया है। तो इसे हम लोग क्या करेंगे, योग में चेंज कर लेंगे, यानी कि सम में चेंज करेंगे। तो सम में चेंज करेंगे तो कितना से गुना करेंगे, 3 से गुना करेंगे, क्योंकि टोटल नंबर यहाँ पर कितना है, 3 नंबर है। तो 3 संख्याओं का औसत 660 था, तो उसका सम यानी कि योग निकालने के लिए वापस क्या करेंगे, उसे 3 से गुना कर देंगे। फिर क्या करेंगे, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर आप 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो पहले यहाँ पर 11 से काट देंगे, 660 को कितना बार में चला जाएगा, 60 बार में चला जाएगा। यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ पर कितना आ गया आपका,
छेतिया 18 यानी कि 180 आ गया। कितना आ गया? 180 आ गया। तो हमसे पूछा क्या जा रहा है कि छोटी संख्या क्या है। तो छोटी संख्या यहाँ पर सबसे छोटी संख्या हमें क्या दिख रही है? 2 यूनिट, क्योंकि ये तो 6 यूनिट है, ये 3 यूनिट है, ये 2 यूनिट है। तो सबसे छोटा कौन है? 2 यूनिट है। यानी कि आपका तीसरा नंबर, तीसरी संख्या का आपसे वैल्यू पूछा जा रहा है, क्योंकि सबसे छोटी आपकी कौन सी संख्या? तीसरी संख्या। तो तीसरी संख्या कितने यूनिट है? 2 यूनिट है। तो 1 यूनिट का वैल्यू 180 है, तो 2 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? 2 से गुना करेंगे। तो आपका कितना आ जाएगा? 18 दूनी 36 यानी कि 360 आ जाएगा। यानी कि तीसरी संख्या का वैल्यू आपका कितना आ गया? 360। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। यहां पर दिया गया क्वेश्चन में कि 80 वस्तुओं का माध्य क्या है? 45 है। माध्य मतलब क्या होता है? इंग्लिश में मीन होता है, और मीन का एक तरीके से क्या बोला जाता है? एवरेज बोला जाता है। मीन किस तरीके से निकाला जाता है? जिस तरीके से एवरेज यानी कि औसत निकाला जाता है। तो बोला गया कि 80 वस्तुओं का माध्य या एवरेज क्या है? 45 है। फिर बोला गया कि यदि गणना के समय दो मदों को गलती से 26 और 14 के बजाय 62 और 58 ले लिया गया, यानी कि दो संख्या, एक संख्या 26 थी और दूसरी संख्या 14 थी, लेकिन उन दोनों संख्याओं के बजाय जो है, जैसे कि 26 के जगह 62 ले लिया गया और 14 के जगह 58 ले लिया गया, तो आपसे पूछा जा रहा है कि सही माध्य यानी कि सही औसत क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लेंगे? यहाँ पर 80 वस्तुओं का कुल योग निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? जो आपका माध्य दिया गया, जो आपका गलत माध्य दिया गया है, उसी गलत माध्य के हिसाब से क्या निकाल लेंगे? 80 वस्तुओं का योग निकाल लेंगे। तो योग कैसे निकालेंगे? 80 वस्तुएं हैं इनटू क्या करेंगे? उसके औसत यानी कि उसके माध्य से गुना करेंगे। तो आपका क्या निकल जाएगा? 80 वस्तुओं का योग निकल जाएगा। योग निकलेगा तो योग यहां पर निकालेंगे तो गुना करेंगे 45 इंटू 80 यानी कि आपका कितना हो जाएगा? 45 दूनी 90, 9 चौक 36 यानी कि आपका टोटल कितना हो जाएगा? 3600 हो जाएगा। टोटल आपका कितना हो जाएगा? योग 80 वस्तुओं का 3600 हो जाएगा। तो अब हम लोग देखेंगे कि त्रुटि कुल मिलाकर जो है कितनी हुई है। तो सबसे पहले जो है इन दोनों संख्याओं का जो है आपका रियल संख्या थी, उनका पहले योग निकाल लेंगे। तो एक संख्या कितनी थी? 26 थी, और एक संख्या कितनी थी? 14 थी। दोनों संख्याओं का योग यानी कि सम कितना होगा? तो दोनों संख्याओं का योग होगा 40। 26 और 14 जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। और उसके जगह जो है कितना ले लिया गया था? 62 और 58 ले लिया गया था। तो 62 और 58 का योग यानी कि सम कितना हो जाएगा? तो 62 और 58 जोड़ेंगे तो 6 5 11, 8 2 10 यानी कि टोटल कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। यानी कि वो दोनों नंबर का योग तो 40 लेना था, लेकिन ले लिया कितना गया था? 120 ले लिया गया था। यानी कि जितना अधिक ले लिया गया था उसे हम लोग क्या करेंगे? 3600 में से माइनस कर लेंगे और फिर उसका माध्य यानी कि औसत निकाल लेंगे। तो सबसे पहले कितना त्रुटि हुई थी? तो लेना था 120, ले लिया गया था, सॉरी लेना था 40 तो ले लिया गया था 120, यानी कि 80 अधिक ले लिया गया था। तो 80 अधिक ले लिया गया तो यहाँ पर से क्या करेंगे? 80 माइनस कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा? माइनस जब करेंगे तो 3520 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका? 3520 हो जाएगा। तो ये आपका क्या निकल गया? उन 80 वस्तुओं का योग निकल गया, जो असली में योग था वो आपका निकल गया। अब क्या निकालना है? इसका औसत यानी कि माध्य निकालना है। तो टोटल वस्तुओं से भाग दे देंगे। तो कितना से भाग देंगे? 80 है टोटल वस्तु, तो 80 से भाग देंगे। 0 0 चला गया, 8 से काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा? 8 चौक 32, 8 चौक 32, यानी कि सही औसत क्या आ गया? उन 80 वस्तुओं का 44 आ गया। कितना आ गया? 44 आ गया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। यहां पर दिया गया है क्वेश्चन में कि एक आदमी 5 घंटे में 13 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाता है, यानी कि धारा के विपरीत दिशा में 5 घंटे में 13 किलोमीटर की दूरी तय करता है एक आदमी। फिर बोला गया और कि 5 घंटे में 28 किलोमीटर धारा के अनुकूल नौका जो है क्या करता है? बहाता है। यानी कि एक आदमी जो है 5 घंटे में 13 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल नौका लेकर जाता है, और जब धारा के अनुकूल जाता है तो उसी 5 घंटे में 28 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि धारा की गति यानी कि धारा का स्पीड क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला कि चाल बराबर
चाल बराबर आपका क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। ये आपको हमेशा पता होना चाहिए, मैं पहले वाले वीडियो में काफी बार आपको बता चुका हूं कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेंगे कि जब धारा के प्रतिकूल जाता है तब उसकी चाल क्या थी, और जब धारा के अनुकूल जाता है तब उसकी चाल क्या थी। तो यहाँ पर क्या करेंगे, चाल बराबर अभी आपको बताया गया क्या होता है, दूरी बटा समय। तो हम लोग निकालेंगे कि धारा के प्रतिकूल जाता है तब उसकी चाल कितनी थी। तो चाल निकालने के लिए दूरी, तो दूरी कितना है 13 किलोमीटर, और समय कितना लेता है 5 घंटे लेता है। यानी कि यहाँ पर ये आपका क्या आ गया, धारा के प्रतिकूल का चाल आ गया। क्या आ गया, धारा के प्रतिकूल का चाल आ गया। अब क्या जानना है, धारा के अनुकूल का चाल। चाल निकालने के लिए दूरी, दूरी कितना है, धारा के अनुकूल कितना जाता है 28 किलोमीटर है। कितना समय लेता है, 5 घंटा समय लेता है। ये आपका क्या आ गया, धारा के अनुकूल का चाल आ गया। ये आपका क्या आ गया, धारा के विपरीत दिशा में जब चलता है तब उसका चाल आ गया। तो यहाँ पर जब भी धारा आपको क्वेश्चन से पता चल जाए कि धारा के विपरीत दिशा में उसकी चाल और धारा के साथ में उसकी चाल जब आपको पता हो, और आपसे धारा की गति यानी कि धारा का स्पीड पूछा जाए, तो उन दोनों के चाल का अंतर बटा क्या कर देते, 2 कर देते हैं। जब आपको ये पता चल जाए प्रश्न से कि आपको धारा के जब साथ चलता है तब उसकी चाल क्या थी, या जब जो है धारा के विपरीत चलता है तब उसकी चाल क्या थी, तो जब आपको चाल पता हो तो उन दोनों के चालों का अंतर बटा क्या कर देते, 2 कर देते। तो आपका क्या निकल जाएगा, धारा की गति यानी कि धारा का स्पीड आ जाएगा। तो क्या करेंगे, इसे अब हल करेंगे। 20 आपका क्या है 5 है, यानी कि 5 एलसीएम हो जाएगा। 28 में से 13 जाएगा तो आपका कितना बचेगा, तो 28 में से 13 जाएगा तो आपका यहाँ पर बच जाएगा 15 बचेगा। कितना बचेगा, 15 बचेगा। बटा में आपका क्या है, 2 है। 5 से काटेंगे 15 को कितना बार में चला जाएगा, 3 बार में चला जाएगा। यानी कि आपका कितना बचेगा, 3/2। आंसर आपका पॉइंट में है तो इसे पॉइंट में चेंज करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा किसकी आ जाएगी, धारा की गति। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो यहाँ पर आपको 2 चीज ध्यान रखना है कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है, और जब धारा की गति पूछी जाए तो आपको पता होना चाहिए कि जब धारा के विपरीत दिशा में जाती है तब उसकी चाल क्या थी, जब धारा के साथ जाती है तब नाव की चाल क्या थी। दोनों का चाल पता करेंगे, उसका अंतर कर कर क्या करेंगे, अंतर निकाल के उसका आधा कर देंगे तो आपकी धारा की गति निकल जाएगी। अगर इसकी जगह आपसे पूछा जाता कि नाव की गति क्या होगी, तो नाव की गति यहाँ पर क्या करते हैं, माइनस की जगह सिर्फ प्लस कर देते, माइनस की जगह सिर्फ क्या कर देते, प्लस कर देते, तो आपकी नाव की गति निकल जाती। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। यहां पर दिया गया क्वेश्चन में कि 22 परिक्रमण पर 49 सेंटीमीटर त्रिज्या के पहिए द्वारा तय की गई समान दूरी को तय करने के लिए 98 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले पहिए द्वारा कितने परिक्रमण लगाने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर अगर आप इसे डायरेक्ट बनाते हैं तो डायरेक्ट आप इस तरीके से बना सकते हैं, कितना परिक्रमण लगाएगा 22, टोटल जो है कितने त्रिज्या पर लगाएगा तो 49। अगर बोल रहा है कि नया त्रिज्या उस पर बना देता है, नया त्रिज्या 98 सेंटीमीटर हो जाता है तो कितने परिक्रमण करने होंगे, तो 98 से यहाँ पर भाग दे देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 49 दूनी 98, 2 से आपका 11 आ जाएगा, यानी कि 11 परिक्रमण करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ये तो आपका हो गया तुरंत बनाने का तरीका, लेकिन अगर आप इसे बेसिक से बनाना चाहते हैं तो बेसिक से आप सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि किसी भी वृत्त का परिधि का फार्मूला यानी कि पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है। तो किसी भी वृत्त के पेरीमीटर यानी कि परिधि का फार्मूला क्या होता है, 2πr होता है। क्या होता है, 2πr होता है। तो हमेशा आप ध्यान रखेंगे किसी भी वृत्त के परिधि का फार्मूला यानी कि उसके परिमाप का फार्मूला क्या होता है, 2πr होता है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले एक चक्कर जब कोई पहिए लगाता है, तब किस तरीके से जो है वो दूरी कवर करता है, यानी कि वो जो पहिया जो लगाता है वो अपने परिधि पर चक्कर लगाता है, यानी कि जो उसकी परिधि होगी। एक चक्कर कोई पहिया जो है तय करता है, कोई भी पहिया एक चक्कर जब लगाता है, यानी कि उसने जो है उस
पहिए की जितनी परिधि है उतनी दूरी उसने कवर कर ली है। यानी कि एक पहिया जब एक चक्कर लगाएगा तो उसकी दूरी उतनी ही तय की जाएगी जितनी उस पहिए का परिधि यानी कि पेरीमीटर होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले निकाल लेंगे कि शुरुआत में जो है इस पहिए की जो है परिधि कितनी थी। तो इसके आर यानी कि रेडियस यानी कि त्रिज्या कितना दिया गया, 49 दिया गया है। कितना दिया गया, 49 दिया गया। यानी कि टोटल जो इस पहिए की परिधि कितनी हो जाएगी, तो 49 दूनी 98 पाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 49 दूनी 98 पाई। यानी कि एक पहिए का परिधि कितना आ गया, 98 पाई आ गया। यानी कि एक पहिया 98 पाई दूरी जो है तय करेगा। तो एक पहिए की दूरी इतनी हो गई, तो कितने परिक्रमण लगाना है, 22 परिक्रमण। यानी कि उस पहिए को जो है 22 बार चक्कर लगाना। तो इंटू 22 कर देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, कुल दूरी। क्योंकि एक पहिए 98 पाई जो है दूरी तय करता है। कुल दूरी जो है यानी कि कुल जो है कितने चक्कर लगाना है, तो 22 चक्कर। तो यहाँ पर जब गुना करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, कुल दूरी। यानी कि उस पहिए द्वारा कुल दूरी जो है कितना चक्कर लगाया, सॉरी यानी कि उस पहिए द्वारा जो है 22 चक्कर में कितनी दूरी तय की जाएगी, यहाँ पर से ये निकल जाएगा। फिर हमें निकालना है कि ये जो है दूरी निकल गई। फिर बोला जा रहा है कि अगर इस वृत्त की त्रिज्या यानी कि उस पहिए की त्रिज्या 98 सेंटीमीटर कर दी जाएगी, तब उसका जो है कितना जो है परिक्रमण लगाना पड़ेगा उसी दूरी को तय करने में। तो यहां पर अब नया त्रिज्या कितना हो गया, 49 की जगह 98 हो गया। अब नई त्रिज्या कितनी हो गई, 98 हो गई। तो इसका जो है नया पेरीमीटर यानी कि नए पहिए का जो है आपका परिमाप कितना हो जाएगा, तो 98 दूनी आपका कितना हो जाएगा, 196 पाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 196 पाई। यानी कि नया पहिया जो है एक चक्कर में 196 पाई दूरी जो है तय कर सकता है। तो यहां पर क्या करेंगे, कुल दूरी को, ये आपका क्या हो गया, कुल दूरी हो गया। इतना ही दूरी तय करना है दूसरे वाले पहिए को भी। तो इतना दूरी को जब नए पहिए द्वारा दूरी से भाग देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, कितने चक्कर जो है नए वाले पहिया लगाएंगे वो आपका यहां पर से निकल जाएगा। तो यहां पर इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो पाई से पाई चला जाएगा। 98 से 196 काटेंगे तो 2 बार में चला जाएगा। 2 से 22 काटेंगे कितना बार में चला जाएगा, 11 बार में चला जाएगा। तो यहां पर से भी आपका क्या आ गया, 11 ही आंसर आएगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो ये तो आपका हो गया नॉर्मल। आप अगर इस तरीके से बनाना चाहते हैं तो बहुत जल्द ही आप इस तरीके से बना सकते हैं, या फिर बेसिक तरीका आपका ये हो गया। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। यहां पर दिया गया क्वेश्चन में कि 44 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर आकार के कागज की एक आयताकार शीट को जो है 44 सेंटीमीटर लंबाई में घुमाया जाता है। यानी कि एक क्या है आपका आयताकार, यानी कि एक जो है रेक्टेंगल आकार का क्या है, एक कागज है जिसकी लंबाई, जिसकी एक तरीके से लंबाई यानी कि लेंथ कितना दिया गया, 44 सेंटीमीटर, और ब्रेथ यानी कि चौड़ाई कितनी दी गई है, 28 सेंटीमीटर दी गई है। तो आपसे बोला जा रहा आगे कि 44 सेंटीमीटर लंबाई में क्या किया जाता है, उसे घुमाया जाता और एक बेलन बनाता है। तो आपसे पूछा गया क्वेश्चन में कि बने हुए बेलन का आयतन यानी कि जो बेलन बनाया गया उस कागज से, उसका आयतन यानी कि वॉल्यूम क्या होगा। तो जब उसे बनाया जा रहा है यानी कि इस कागज को जब किस तरीके से घुमाया जा रहा है, इस जो है ये जो है ये आपका क्या बन गया, ये जो आपका इस तरीके से घुमाया गया, जैसे कि आपका इधर ले लीजिए, इधर से घुमाया जा रहा है। यानी कि ब्रेथ का साइड पकड़ा, ब्रेथ को साइड को पकड़ के क्या किया गया, इधर जो है सर्किल किया गया, इस तरीके से घुमाया गया, इसे जो आगे घुमाया गया और क्या किया गया, इस तरीके का एक फिगर बनाया गया। किस तरीके का, एक सिलेंडर यानी कि बेलन नुमाकार इस तरीके का क्या बनाया गया, इस तरीके का एक सिलेंडर बना दिया गया। ये जो है रेक्टेंगल पहले कागज था, इस तरीके से क्या किया गया, सिलेंडर बना दिया गया। तो जो सिलेंडर बना उसका ये जो नीचे वाला सर्कल है, ये जो नीचे वाला आपका सर्कल दिख रहा है, ये जो आपका क्या होगा, इसके लंबाई के बराबर होगा। यानी कि जो नीचे वाली वृत्त यानी कि आपकी सर्कल दिख रही है वो जो है इस रेक्टेंगल के लंबाई के बराबर होगी। इस सर्कल की परिधि इस रेक्टेंगल के लंबाई के बराबर होगी। तो यहां पर से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इस सिलेंडर यानी कि इस बेलन का जो है क्या निकाल सकते हैं, त्रिज्या निकाल सकते हैं। तो अब हमें पता है कि ये सर्कल का जो है पेरीमीटर कुल कितना दिया गया, 44 सेंटीमीटर।
कितना है 44 सेंटीमीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई r होता है, यानी कि 2 पाई r का, पाई को यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं 22/7 लिख सकते हैं, तो 22/7 हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर। 2 पाई r का वैल्यू टोटल कितना है 44 सेंटीमीटर है। कितना है 44 सेंटीमीटर। कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर 22 दूनी 44 कट गया, r बराबर आपका कितना आ गया 7 सेंटीमीटर आ गया। यानी कि ये जो है सिलेंडर का त्रिज्या जो है आपका कितना आ गया, रेडियस आपका आ गया 7 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर आ गए 7 सेंटीमीटर आ गए। और इसकी जो ऊंचाई होगी, इसकी जो ऊंचाई होगी इस ब्रेथ के बराबर होगी, इस रेक्टेंगल के ब्रेथ यानी कि चौड़ाई के बराबर होगी, क्योंकि घुमाया किसे गया, ब्रेथ को पकड़कर घुमाया गया। तो जो घुमाया गया, जिसे पकड़कर घुमाया गया, वही आपकी क्या होगी, हाइट होगी। यानी कि सिलेंडर का हाइट यानी कि ऊंचाई आपका कितना हो गया 28 सेंटीमीटर हो गया। तब हमें इस सिलेंडर यानी कि इस बेलन का ऊंचाई भी पता है और त्रिज्या भी पता है, तो अब हम लोग बेलन का आयतन आसानी से निकाल सकते हैं। तो बेलन का आयतन यानी कि उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है πr² होता है। तो फॉर्मूला आप हमेशा याद रखेंगे कि बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है πr² होता है। पाई को क्या लिखेंगे 22/7। r आपकी त्रिज्या है, त्रिज्या जो है कितनी दी गई है, कितनी हम लोगों ने लाई थी कैलकुलेट करके 7 सेंटीमीटर। r यहाँ पर क्या करना स्क्वायर करना है, यानी कि 7 2 बार लिखाएगा। h यानी कि ऊंचाई कितना है बेलन का, तो 28 सेंटीमीटर है। अब क्या करेंगे, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। 7 से 7 चला गया, यहाँ पर काटेंगे यहाँ पर तो आपका कटेगा अब नहीं। अब यहाँ पर गुना कर लेते हैं हम लोग, तो 22 सत्ते आपका कितना हो गया 154। 154 इंटू क्या करेंगे आप यहाँ पर 28 करेंगे। 154 इंटू क्या करेंगे 28 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 28 आपका हो जाएगा 28 से आपका 112 हो जाएगा, 2 11 और 28 बचे 140, 140 और 11 151, अब 15 बचा 28, अब 15 आपका कितना हो जाएगा 28 और 15 आपका 43 हो जाएगा। यानी कि टोटल आपका वॉल्यूम यानी कि आयतन कितना आ गया 4312 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। मैं यहाँ पर जो है शॉर्टकट तरीके से मैंने यहाँ पर गुना किया, आप यहाँ पर गुना करके देख लीजिएगा कि 22 इंटू 7 इंटू 28 आपका कितना आ जाएगा 4312 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन में कि एक तार एक वर्ग के आकार में मोड़ा जाता है, जिसका जो है क्षेत्रफल कितना 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। फिर बोला गया कि यदि तार को एक वृत्त के रूप में मोड़ा जाए, यदि तार को एक वृत्त के रूप में मोड़ा जाए तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है क्या किया गया, एक तार को जो है कैसा मोड़ा गया, एक वर्ग यानी कि एक स्क्वायर के रूप में मोड़ दिया गया, और उसका क्षेत्रफल यानी कि एरिया कितना दिया गया है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि साइड स्क्वायर, किसी भी वर्ग का एरिया निकालने का फॉर्मूला यानी कि क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है साइड स्क्वायर यानी कि भुजा का स्क्वायर होता है। तो साइड स्क्वायर बराबर आपका कितना दिया गया 121 सेंटीमीटर। तो स्क्वायर को जब उधर भेजेंगे तो आपका कितना हो जाएगा √121 आपका किसका स्क्वायर होता है तो 11 का स्क्वायर होता है। यानी कि इस वर्ग का भुजा कितना आ गया 11 सेंटीमीटर आ गया। कितना आ गया 11 सेंटीमीटर आ गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इस जो है वर्ग का क्या निकालेंगे पेरीमीटर निकालेंगे, क्योंकि जब भी किसी भी चीज को यानी कि किसी भी आकार को किसी अन्य आकार में बदला जाता है, किसी भी चीज को, जैसे कि यहाँ पर पहले तार को किस में बदला गया वर्ग में बदला गया, वर्ग वाले तार को किस में अगर बदल दिया गया एक वृत्त में बदल दिया गया। तो जब भी किसी को किसी अन्य आकार में बदला जाता है तो हमेशा किस आधार पर बदला जाता है उसके वॉल्यूम यानी कि आयतन के आधार पर बदला जाता है। यानी कि जो आपका आयतन इस वर्ग का होगा वही जो है उस तार से अगले बनने वाले सर्कल का भी परिधि यानी कि पेरीमीटर होगा। यानी कि जो इस वर्ग का परिमाप होगा वही जो है इस वृत्त का भी परिमाप होगा। तो यहाँ पर से हम लोग पहले क्या निकालेंगे इस वर्ग का परिमाप निकालेंगे। तो वर्ग का परिमाप क्या होगा, एक साइड 11 आ गया तो चारों साइड का योग आपका क्या हो जाएगा पेरीमीटर हो जाएगा। तो चारों साइड का योग यानी कि 11 चौक 44 सेंटीमीटर आपका क्या हो गया परिमाप हो गया, किसका इस वर्ग का।
जो कि इस सर्कल का भी पेरीमीटर 44 सेंटीमीटर ही होगा। जो आपकी परिधि इस वर्ग की थी वही परिधि अब आपकी क्या होगी, इस सर्कल की भी होगी। तो अब आप पता होना चाहिए कि सर्कल का परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है कि 2 पाई आर होता है। क्या होता है, 2 पाई आर होता है। यानी कि 2 पाई आर बराबर आपका कितना वैल्यू है, 44 है। पाई को क्या लिख सकते हैं, 22/7 लिख सकते हैं, इंटू आर बराबर आपका कितना है, 44 है। तो यहाँ पे 44 लिख देंगे। 22 दूनी आपका कितना हो गया, 44। तो आर बराबर आपका कितना आ गया, 7 आ गया है। तो आर आपसे पूछा क्या जा रहा था कि वृत्त की त्रिज्या कितनी है, तो वृत्त की त्रिज्या कितनी आ गई, 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते जरूर चलिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन में कि ए अकेला किसी कार को 6 दिनों में, बी और सी जो है मिलकर 4 दिनों में, और ए और सी जो है 3 दिनों में कर सकते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि बी जो है अकेले उस कार को कितने दिनों में करेगा। यानी कि उस कार को जो ए अकेले करता है, बी और सी साथ में करता है, ए और सी साथ में कर रहा है, उस कार को बी अकेले जो है कितने दिनों में कर लेगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि टोटल वर्क बराबर क्या होता है, इफिशियंसी इनटू टाइम होता है, या फिर बोल सकते कि टाइम बराबर आपका टोटल वर्क बाई क्या हो जाता है, इफिशियंसी हो जाता है। दोनों चीज आप याद रख सकते हैं। TW मतलब क्या होता है, टोटल वर्क यानी कि कुल कार्य। T से आपका क्या होता है, टाइम यानी कि समय होता है। E से आपका इफिशियंसी यानी कि कार्य क्षमता होती है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, ए का, बी प्लस सी का और ए प्लस सी का कार्य क्षमता निकालेंगे। तो यहाँ पर कैसे कार्य क्षमता निकालेंगे, जैसे कि एक यहाँ पर दिया गया कि कुल जो है ए कितने दिनों में काम करते हैं, 6 दिनों में काम करते हैं। बी और सी जो है कितने दिनों में काम करते हैं, तो 4 दिनों में काम करते हैं मिलकर। ए और सी जो है फिर मिलकर कितने दिनों में काम कर सकते हैं, 3 दिनों में उसी काम को कर सकते हैं। तो सभी का क्या करेंगे, यहाँ पर 6, 4, 3 का एलसीएम ले लेंगे। तो 6, 4, 3 का एलसीएम आपका कितना होगा, एलसीएम आपका हो जाएगा 24 से भी छोटा आपका होता है, यहाँ पर 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12। यानी कि तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 को क्या करेंगे, 6 से भाग देंगे। तो 6 जब 12 को 6 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। 12 को जब 6 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। 12 को जब 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। अब 12 को जब 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 4 आ जाएगा। यानी कि हमें यहाँ पर क्या पता चल गई, सभी की इफिशियंसी पता चल गई। यानी कि ए जो है कितने की कार्य क्षमता से काम करता है, यानी ए जो है एक दिन में 2 काम करता है। बी और सी मिलकर जो है एक दिन में कितना काम करता है, 3 काम करता है। फिर यहाँ पर से निकला कि ए और सी जो है कितने काम करता है, एक दिन में 4 काम करता है। तो यहाँ पर से हमें जो है ए जो है निकल गया कि 2 दिन में काम करता है। तो क्या यहाँ पर से हम लोग निकाल सकते कि सी कितने एक दिन में कितना काम करता है, ए जो है एक दिन में 2 काम करता है, और ए और सी मिलकर दोनों जो है कितना काम करते हैं, एक दिन में 4 काम करते हैं। यानी कि सी जो है एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, 2 काम कर रहा होगा, क्योंकि जब दोनों मिलकर 4 काम करते हैं, ए और सी मिलकर दोनों मिलकर 4 काम करते हैं, उसमें से 2 काम जो है ए कर रहा है। यानी कि बचा हुआ 2 काम कौन कर रहा होगा, सी काम कर रहा होगा। यहां पर से जोड़ कर भी वापस देख सकते हैं कि ए 2 काम कर रहा है, सी 2 काम कर रहा है, दोनों मिलकर 4 काम कर रहे हैं। यानी कि ए और सी 4 काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर सी का निकल गया। तो यहाँ पर से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, बी का निकाल सकते हैं कि बी जो है एक दिन में कितना काम करता है। तो बी और सी मिलकर एक दिन में 3 काम करते हैं। बी और सी मिलकर एक दिन में 3 काम करते हैं। उसमें से 3 काम में से 2 काम जो है कौन करता है, सी काम करता है। बी और सी मिलकर एक दिन में 3 काम करते हैं। उस 3 काम में से 2 काम अकेले तो सी कर देता है। यानी कि बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 1 काम कर रहा है। तभी तो दोनों का योग यानी कि बी और सी का योग 3 काम हो रहा है। यानी कि हमें क्या पता चल गई कि बी जो है एक दिन में कितना काम करता है। तो बी एक दिन में कितना काम करता है, 1 काम करता है। यानी कि बी की कार्य क्षमता कितनी है, 1 है। हमें निकालना क्या है, टाइम निकालना है। तो टाइम निकालने के लिए आपको क्या बताया गया, कुल कार्य बटा कार्य क्षमता। तो कुल कार्य करना कितना, ये जो आपका एलसीएम आता है वही आपका क्या होता है, टोटल वर्क होता है। यानी कि कुल काम करना कितना है, 12 काम करना है। उसकी कार्य क्षमता कितनी है, बी की 1 है। यानी कि आपका कितना आ जाएगा, 12 डेज आ जाएगा। 12/1 को हम लोग 12 लिख सकते हैं। यानी कि बी उस काम को कितने दिनों में कर सकता है, अकेले 12 दिनों में कर सकता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल
सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन में कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 12, 15 और 18 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में शेषफल 7 आता है। इसे हम लोग सबसे पहले मैं इसे बाय ऑप्शन से आपको बताकर दिखा देता हूँ, फिर इसे बेसिक तरीका से भी मैं आपको बनाकर दिखा दूंगा। तो यहाँ पर जो है बाय ऑप्शन किस तरीके से बनाएंगे इसे, जैसे कि शेषफल क्या दिया गया, 7 दिया गया, यानी कि अगर इन चारों ऑप्शन में 7 माइनस कर दिया जाए तो वह संख्या क्या होनी चाहिए, 12, 15 और 18 से पूरी तरीके से विभाज्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जब जो आपका ऑप्शन में जितना भी नंबर दिया गया उसमें शेषफल क्या बच रहा है, हमेशा 7 शेषफल बच रहा है जब 12, 15, 18 से भाग दिया जा रहा है। तो अगर हम उस शेषफल को पहले ही माइनस कर दे उस संख्या से, क्या करें, उस संख्या से पहले ही माइनस कर दे, तो क्या हो जाएगा, उस संख्या से यानी कि 12, 15, 18 से पूर्णता क्या हो जाएगी, विभाज्य हो जाएगी। यानी कि यहाँ पर क्या करेंगे, सभी ऑप्शन में -7 कर देंगे। क्या कर देंगे, -7 करेंगे। तो -7 करने पर आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर 180 आएगा। यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, 7 यानी कि 175 आ जाएगा। यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, 4 यानी कि 166 आपका आ जाएगा। यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, 7 गए यानी कि 3 यानी कि 187 आ जाएगा। तो अब हम लोगों को चेक करना है कि कौन सा संख्या जो है जो कि 12 से भी विभाज्य हो रहा है, 5 से भी 15 से भी विभाज्य हो रहा है और 18 से भी विभाज्य हो रहा है। तो सबसे पहले हमें क्या देखने को मिल रहा है, 15 में 15 से वह संख्या कटती है जो 5 से भी कटना चाहिए और 3 से भी कटना चाहिए। वह संख्या 15 से तभी कटेगी जब वह 5 से भी विभाज्य होगी और 15 से भी विभाज्य होगी। तो 5 से कटने का नियम क्या होता है, इकाई अंक यानी कि यूनिट डिजिट या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। को पता होना चाहिए कि 5 से कटने का नियम क्या होता है, या तो यूनिट डिजिट 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। तो यूनिट डिजिट क्या यहाँ पर 0 है, तो पहला ऑप्शन में है। यूनिट डिजिट यहाँ पर 5 है, यानी कि ये भी सही हो सकता है आपका, ये आपका सही नहीं हो सकता क्योंकि यूनिट डिजिट यहाँ पर 0 या 5 दोनों में से कोई भी नहीं है। यहाँ भी आपका 0 या 5 नहीं है, तो 2 ऑप्शन हम लोगों ने यहाँ पर छाट लिया। फिर अब क्या है, ये दोनों संख्या जो 5 से तो कट रही है, यहाँ पर 3 से देखेंगे कि क्या ये 3 से कट रही है। तो 3 से कटने का नियम होता है जो भी संख्या है उसका सम कर दे, जो भी संख्या उनके अंकों का सम क्या होना चाहिए, 3 से हमेशा विभाज्य होना चाहिए। तो इनके अंकों का सम कितना आ रहा है, 8 1 9 आ रहा है। कितना आ रहा है, 8 1 9 आ रहा है। कितना आ रहा है, 8 1 9 आ रहा है। तो 9 क्या 3 से विभाज्य, तो बिल्कुल विभाज्य, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 हो सकता है। फिर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 देखेंगे तो 5 1 6 7 6 13, इनका सम कितना आ रहा है, 13। क्या 13 3 से विभाज्य है, नहीं है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका बचा, एकमात्र ऑप्शन नंबर 1 बचा, यानी कि ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, जो तीनों संख्या यानी कि 12, 15, 18 से विभाजित करने पर 7 शेषफल देगी। और अगर उसे 7 पहले ही मैनेज कर दिया जाएगा तो पहले ही जो है क्या हो जाएगी, 12, 15, 18 से विभाज्य हो जाएगी। ये तो आपका हो गया बाई ऑप्शन से बनाने का तरीका। इसे अगर आप बेसिक तरीका से बनाते हैं तो इस तरीके से बना सकते हैं, जैसे कि कितने नंबर दिए गए, 12 नंबर, 12, 15 और 18 दिए गए। इन तीनों संख्याओं का क्या करेंगे, हम लोग एलसीएम ले लेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम यानी कि लघुत्तम ले लेंगे। लघुत्तम ले लेंगे तो इन तीनों संख्याओं का एलसीएम कितना आएगा, मैं यहाँ पर आपको एलसीएम निकाल के नहीं दिखा रहा हूँ, आप चाहे तो कॉपी पर निकाल कर आप घर पर देख सकते हैं। 12, 15, 18 का एलसीएम कितना होगा, 180 होगा। आप इसे कॉपी पर निकाल कर देखिएगा जरूर, आपका एलसीएम 180 आएगा। तो 12, 15, 18 का एलसीएम कितना हो गया, 180। तो ये तो आपका क्या हो गया, इन तीनों संख्याओं का एलसीएम हो गया। और जो आपका शेषफल दिया गया यानी कि जो संख्या, जो आपका क्वेश्चन में रिमाइंडर दिया गया है, उस एलसीएम में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। उस एलसीएम में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो वही आपकी क्या हो जाएगी, सबसे छोटी संख्या, यानी कि वही आपकी आंसर हो जाएगी। तो 180 या प्लस 7 कितना हो गया, 187 हो गया, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर, यहाँ भी आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो आप चाहे तो ऑप्शन से बना सकते हैं या फिर बेसिक से आप इस तरीके से बना सकते हैं कि तीनों संख्याओं का एलसीएम ले लेंगे और जो शेषफल दिया गया उसमें क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर दिया गया कि एक व्यक्ति अपनी आय का 35% भोजन पर
और 55% कपड़ों पर खर्च करता है। फिर बोला गया कि यदि उसके पास अभी भी जो है 400 रुपये शेष है तो उसकी कुल आय यानी कि टोटल इनकम क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो किसी भी व्यक्ति का कुल आय हमेशा 100% होता है। इनकम यानी कि आय हमेशा क्या होता है, 100% होता है। आप हमेशा ध्यान रखेंगे किसी भी व्यक्ति का आय हमेशा कितना प्रतिशत होता है, खुद में हमेशा 100% होता है। तो 100% में से 35% भोजन पर खर्च कर दिया गया और 55% कपड़ों पर खर्च कर दिया गया। तो टोटल कितना खर्च कर दिया गया, तो टोटल 35 प्लस 55 यानी कि 35 और 55 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। यानी कि 100% में से 90% क्या कर दिया गया, खर्च कर दिया गया। यानी कि बचत अभी तक जो है उसके पास कितनी है, तो 100% में से 90% खर्च किया गया। यानी कि 10% अभी भी क्या है, बचा हुआ है। इसी 10% यहाँ पर कितना दिया गया रुपये में, 400 रुपया दिया गया। कितना रुपया दिया गया, 10% बराबर 400 रुपया दिया गया। 10% बराबर कितना दिया गया, 400 रुपया दिया गया। पूछा आपसे क्या जा रहा है कि कुल आय कितनी है, तो कुल आय हम लोगों ने क्या बोला था यहाँ पर कि हमेशा जो है किसी व्यक्ति की कुल आय कितनी होती है, 100% होती है। तो 10% का वैल्यू 400 है, तो 100% बनाने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ 10 से गुना कर देंगे। यानी कि 100% बराबर आपका कितना आ गया, 4000 आ गया। कितना आ गया, 4000 आ गया। यानी कि उस व्यक्ति का आय यानी कि इनकम कितना है, तो 4000 रुपया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर दिया गया कि एक आदमी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपने ऑफिस जाता है और 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से लौटता है। यदि वह कुल 6 घंटे का समय लेता है तो निवास और ऑफिस के बीच की दूरी क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि समय बराबर क्या होता है। समय बराबर आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है, समय बराबर आपका होता है दूरी बटा चाल होता है। क्या होता है समय बराबर, दूरी बटा चाल। यानी कि टाइम बराबर आपका क्या हो जाता है, डिस्टेंस बाई स्पीड होता है। तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे फॉर्मूला। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या मान लेते हैं, डिस्टेंस यानी कि दूरी क्या मान लेते हैं, 1 किलोमीटर मान लेते हैं। यानी कि मान लेते कि निवास और ऑफिस के बीच की दूरी कितनी है, 1 किलोमीटर है। यानी कि हमें मान किसका निकालना है, ए का वैल्यू निकालना है। यहाँ पर अब क्या करते हैं, सभी यहाँ पर जो है इसे इक्वेशन की तरीके से इसे बनाते हैं हम लोग है। तो यहाँ पर समय बराबर क्या भी आपको बताया गया, दूरी बटा चाल होता है। तो दूरी हम लोगों ने क्या माना, 1 किलोमीटर माना। और जो है ऑफिस जो है जाता कितने के चाल से है, तो 10 किलोमीटर के चाल से जाता है। यानी कि दूरी 1 किलोमीटर बटा चाल यानी कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये आपका क्या हो गया, समय हो गया। यानी कि 1 किलोमीटर जो है जाने में, ऑफिस जाने में उसे कितना समय लगता है, ये आपका निकल गया। फिर ऑफिस जो है क्या आता है, ऑफिस से निवास वापस आता है। तो ऑफिस से निवास वापस भी आएगा तब भी जो है कितने किलोमीटर आएगा, 1 किलोमीटर ही आएगा। लेकिन वो जो है वापस कितने की चाल से आता है, तो 15 किलोमीटर की चाल से आता है। यानी कि ये आपका क्या निकल गया कि ऑफिस से निवास जब आता है उसका समय निकल गया। ये जो है घर से ऑफिस जाने का समय निकल गया और ऑफिस से घर आने का समय निकल गया। यानी कि जब दोनों का योग करेंगे तो क्या हो जाएगा, जाने और आने का कुल समय निकल जाएगा। तो कुल समय यहाँ पर कितना दिया गया, 6 घंटा दिया गया। तो बराबर यहाँ पर क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका ये का वैल्यू आ जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पर 15 और 10 का एलसीएम 30 होता है। यहाँ पर 10 या 30 यानी कि 3a, 15 दूनी 30 यानी कि 2a बराबर 6 हो गया। जोड़ेंगे तो 3a और 2a 5a बराबर 30 इक्वल टू 6। 5 से काटेंगे 30 को तो कितना बार में, 6 बार में चला जाएगा। यानी कि a बराबर आपका कितना आ गया, 6 छक 36 किलोमीटर आ गया। यानी कि उसके निवास और घर से दूरी कितनी है, 36 किलोमीटर दूरी है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। ये आपका क्या है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। बॉड मास थ्योरम आपको पता होना चाहिए, मैं पहले वाले वीडियो में काफ़ी बार बता चुका हूँ। यहाँ पर भी मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है बॉड मास। आपको सिंप्लीफिकेशन बनाने के लिए बॉड मास हमेशा पता होना चाहिए। तो
तो बॉड मास में क्या हो जाता है BODMAS। बी से आपका ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट कितने प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं, बिग ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट। ओ से ऑफ हिंदी में का दिया हो रहता है, डी से डिवाइड यानी कि भाग, एम से मल्टीप्लाई यानी कि गुना, ए से ऐड यानी कि जोड़, यस से सब्ट्रैक्ट यानी कि घटा होता है। तो बॉड मास में यानी कि जो पहले ब्रैकेट दिया गया, बॉड मास में पहले ब्रैकेट है तो पहले ब्रैकेट को हल करेंगे, उसके बाद ऑफ को, उसके बाद डिवाइड को, यानी कि जो पहले है उसे पहले हल करेंगे, जो बाद में उसे बाद में हल करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ब्रैकेट का हल कर लेंगे। तो 7.6 में से 3.4 जाएगा तो आपका कितना बचेगा, आपका बच जाएगा यहाँ पर 7 में से 3 गया 4 यानी कि 4.2 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 4.2 बच जाएगा। अब क्या करेंगे, सारा सिंप्लीफाई यहाँ पर कर लेंगे। तो 15.9 को 0.3 से भाग देंगे, 15.9 को 0.3 से भाग देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 3 पचे 15, 3 तिया 9 यानी कि 53 आ जाएगा। प्लस यहाँ पर क्या करेंगे, 32 × 42 करेंगे। क्या करेंगे, 32 × 42 करेंगे। तो यहाँ पर इंटू करके देख लेंगे तो 32 दूनी 64, आपका 6 बच गया। 32 दूनी 64 दूनी 128, 128 और 6 आपका कितना हो जाता है, 132 हो जाता है। यानी कि आपका कितना हो जाएगा, 13.24 हो जाएगा। आप कॉपी पर गुना करके देख सकते हैं, मैं इसे डायरेक्ट यहाँ पर गुना किया हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या करेंगे, फिर आगे क्या है, -50 है, यहाँ पर क्या है, -50 है। अब क्या कर लेंगे, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो इस सिंप्लीफिकेशन का आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 53 और 13 + 24 तो आपका कितना हो जाएगा, 63 आपका सॉरी यहाँ पर 66 पॉइंट कितना हो जाएगा, 66.24 हो जाएगा। माइनस क्या करेंगे, 50 उसमें माइनस कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 16 पॉइंट। हम लोगों ने यहाँ पर शायद कुछ गलत किया है, रुक जाए मैं फिर से देख लेता। 32 दूनी 64, 4 आपका 6 बच गया। 32 दूनी 64, 128, 128 और 6, 128 और 6 आपका हो जाता है 134 होता है। यानी कि यहाँ पर 13.44 आएगा। आपका यहाँ पर कितना आएगा, 13.44 आएगा। यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 66.44 हो जाएंगे यहाँ पर 66.44। तो माइनस करेंगे 66.44 में से, 66.44 में से जब 50 को माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 16.44 आ जाएगा। यानी सिंप्लीफिकेशन का आंसर कितना आ गया, 16.44। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन में कि 720 रुपये में 18 गेंद बेचने पर 8 गेंद के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि एक गेंद का क्रय मूल्य क्या होगा, ये आपसे पूछा गया। यहाँ पर सबसे पहले आपको ये लाइन ध्यान देना है, ये यहाँ पर से यहाँ तक आपको ध्यान देना है। यहाँ पर बोला क्या गया कि 18 गेंद बेचने पर 6 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है। यानी कि 18 गेंद का एसपी, यानी कि 18 गेंद का विक्रय मूल्य, 18 गेंद को जब बेचा जाता है तो 6 गेंद के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। यानी कि जो हानि हुआ, आपको पता होना चाहिए कि सीपी बराबर क्या होता है, एसपी प्लस लॉस होता है। यानी कि क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य प्लस लॉस होता है। तो 18 गेंदों का एसपी यानी कि 18 गेंदों का विक्रय मूल्य जो है 6 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। यानी कि 6 गेंद के क्रय मूल्य यानी कि 6 गेंद के सीपी के बराबर हानि हुई है। तो ये आपका क्या है, लॉस है। ये आपका क्या है, एसपी है। जब दोनों को जोड़ेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, सीपी निकल जाएगा। 18 गेंदों को बेचने पर 6 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। यानी कि एसपी प्लस लॉस यानी कि विक्रय मूल्य प्लस हानि करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, क्रय मूल्य निकल जाएगा। यानी कि इधर आपका क्या हो गया, टोटल क्रय मूल्य हो गया। टोटल क्रय मूल्य कितने गेंदों का क्रय मूल्य है, तो 18 गेंद बेचा यानी कि उसने 18 गेंद खरीदा होगा। यानी कि 18 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर है। 18 गेंद अगर उसने बेचा है तो 18 गेंद उसने खरीदा भी होगा। यानी कि 18 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर इधर 18 एसपी प्लस 6 सीपी के बराबर है। अब क्या करेंगे, इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, सीपी, एक गेंद का सीपी और एक गेंद का एसपी का रेशियो निकल जाएगा, उसके दाम का यानी कि उसके प्राइस का रेशियो निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका इधर कितना हो जाएगा, जब 6 सीपी इधर जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 12 सीपी बराबर आपका हो जाएगा 18 एसपी। कितना हो जाएगा, 18 एसपी। सीपी बाई एसपी करेंगे,
एसपी करेंगे तो कितना हो जाएगा 18/12, यानी कि 6×18 6×2=12 हो जाएगा। यानी कि एक गेंद का सीपी कितने यूनिट है, 3 यूनिट है। एक गेंद का विक्रय मूल्य कितना है, 2 यूनिट है। यहाँ पर से हमें दोनों गेंदों का निश्चित मूल्य नहीं पता चला, अभी हमें दोनों गेंदों का अनुपात में वैल्यू पता चला, यानी रेशियो में पता चला वैल्यू। तो यहाँ पर फिर यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 18 गेंद जो है कितने में बेचा गया था, 720 रुपये में बेचा गया था। तो यहाँ पर से हम लोग निकाल सकते कि एक गेंद कितने में बेचा गया था। तो 720 रुपये में कितने गेंद बेचे गए थे, 18 गेंद बेचे गए थे। तो एक गेंद को जब भाग देंगे 18 से तो कितना आ जाएगा, 18×4 = 72, यानी कि एक गेंद का एसपी यानी कि विक्रय मूल्य कितना है, 40 रुपये है। तो एक गेंद का एसपी यहाँ पर कितने यूनिट है, 2 यूनिट है, यानी कि 2 यूनिट का वैल्यू कितना है, 40 है। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। हमें चाहिए क्या, सीपी चाहिए, यानी कि 3 यूनिट का वैल्यू चाहिए। तो 3 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, एक यूनिट का वैल्यू जब 20 है तो 3 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए इसमें 20 से गुना कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 20×3 = 60 हो जाएगा। यानी कि उस गेंद का क्रय मूल्य कितना है, उस एक गेंद का क्रय मूल्य कितना है, 60 रुपये है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। यहां पर दिया गया, ये आपका क्या है, ग्राफ का क्वेश्चन है। ये जो है ग्राफ में दिया गया कि उपस्थित जो है प्रतियोगिता परीक्षा में जो उपस्थित और अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों की संख्या दी गई है। यहाँ पर जो अप्लाई है और क्वालिफाई जो है करते हैं, यहाँ पर दिया गया जैसे कि सब यहाँ पर राज्य दिए गए, MNPQR ये सब जो है क्या दिए गए, यहाँ पर राज्य दिए गए। अप्लाई जो है जैसे कि यम राज्य में 5200 अप्लाई किया गया, और क्वालिफाई जो है कितना करते हैं, 720 करते हैं। तो उसी तरीके से सभी राज्यों का क्या दिया गया, अप्लाई और क्वालिफिकेशन दिया गया। तो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया है। यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि दिए गए किस वर्ष में राज्य यन से उपस्थित उम्मीदवारों की संख्या में अर्हता प्राप्त उम्मीदवार का अधिकतम प्रतिशत क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यन राज्य जो है ये आपका है, इसमें जो आपका पूछा जा रहा है कि किसमें जो है सबसे अधिक लोगों ने अधिक प्रतिशत जो है क्वालिफाई किया गया। तो यहाँ पर क्या है, जैसे कि यहाँ पर जो 1997 में, जैसे कि 1997 में क्वालिफाई कितने लोगों ने किया, 840 लोगों ने। टोटल जो है अप्लाई कितना किया गया था, 7500। परसेंट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर उसी तरीके से 1998 में है, 1998 में जो है कितने लोगों ने जो है अप्लाई किया था, 9200 लोगों ने, और उसमें से 1050 लोगों ने क्या हुआ, क्वालिफाई हुआ। यानी कि 1050 लोगों ने क्वालिफाई किया, कितने लोगों में से, 9200 लोगों में से। परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से गुना करेंगे। फिर 1999 है, 1999 में जो है कितने लोगों ने अप्लाई किया था, तो 8450 लोगों ने, और 920 लोगों ने क्वालिफाई किया। यानी कि 920 लोगों ने क्वालिफाई किया, कितने टोटल अप्लाई में से, 8450 में से। परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से गुना करेंगे। अब देखेंगे 2000 यानी कि 2000 में, 2000 साल में, तो यहाँ पर अब क्वालिफाई किया 980 लोगों ने, कितने लोगों में से, 9200 लोगों में से। परसेंट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। आगे क्या है, 2001 साल है, क्वालिफाई जो है कितने लोगों ने किया, 1020 लोगों ने। टोटल कितने लोगों में से, 8800 लोगों में से। परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैं आपको यहाँ पर परसेंट निकाल कर नहीं दिखा रहा हूँ, आप यहाँ पर कॉपी पर जो है घर पर निकाल कर देखिएगा कि किसका सबसे अधिक प्रतिशत आता है, वही आपका क्या होगा, सही आंसर होगा। मैं यहाँ पर कैलकुलेशन इतना नहीं कर सकता हूँ, आप कॉपी पेन पर निकाल कर कैलकुलेशन आप पेज पर कीजिएगा। जिसका सबसे अधिक प्रतिशत होगा वही आपका सही आंसर होगा। आप कमेंट में बताइएगा कि कौन सा ऑप्शन सही है, यानी कि कौन सा ईस्वी सही है। अगर आप ऑप्शन में जाएंगे तो 1997, 98, 2000 है, 1999 है, यानी कि ऑप्शन में आपका 2000 नहीं है। यानी कि आप 2000, आपको 2000 वर्ष वाला जो आपको चेक करने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि आपका वो ऑप्शन में ही नहीं है। तो इन 4 वर्षों में आप चेक कीजिएगा कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पर ये भी आपका क्या है, ग्राफ का क्वेश्चन है। देखेंगे हम लोग पूछा क्या जा रहा है। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि 1998 में, किसमें, 1998 में सभी 5 राज्यों के बीच उपस्थित उम्मीदवारों की कुल संख्या
और अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है। यानी कि 1998 आपका क्या है, ये है। उसमें पूछा जा रहा है कि टोटल क्वालिफाइड लोगों का कितना, यानी कि टोटल क्वालिफाई जो है कितने प्रतिशत है, किसके हिसाब से, अप्लाई करने के हिसाब से। यानी कि टोटल जितने लोगों ने अप्लाई किया उसका कितना प्रतिशत टोटल क्वालिफाई लोगों के बराबर है। क्या है, टोटल क्वालिफाई लोगों के बराबर है। तो यहां पर क्या करेंगे हम लोग, यहां पर टोटल पहले अप्लाई कितने लोगों ने किया, हम लोगों ने उसका सम यानी कि योग निकाल लेंगे। तो पहला जो है यम में जो है कितना है 8500, फिर आपका 9200 है, फिर आपका 8800 है, फिर आपका 9500 है, फिर आपका कितना है 7600 है। 2 शून्य अंतिम में है, 5 2 7 8 7 15 15 5 20 अच्छी 26 हाथ में 2 9 8 17 17 8 आपका कितना हो जाएगा 17 8 हो जाएगा आपका 25 25 और 9 34 34 और 7 आपका हो जाएगा 41 और 2 आपका कितना हो जाएगा 43 हो जाएगा। यानी कि टोटल जो अप्लाई कितने किए थे 1998 में 43,600 लोगों ने। अब क्वालिफाई कितने किए टोटल, तो यहाँ पर क्या करेंगे सभी को जोड़ देंगे, 980 है, फिर 1050 है, फिर आपका कितना है 1020 है, फिर आगे आपका है 1240, फिर आपका कितना है अंतिम में 940 है। सभी को क्या करेंगे यहाँ पर जोड़ेंगे 0 8 5 13 2 15 4 19 4 23 हाथ में 2 9 2 11 9 20 और 2 22 हाथ में 2 3 और 2 5। ये जो है टोटल आपका क्या हो गया, इतने लोगों ने क्वालिफाई किया था। क्या हुआ था, इतने लोगों ने क्या हुआ था, क्वालिफाई किए थे। तो यहाँ पर क्या निकालेंगे, अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कितने प्रतिशत, यानी कि इस जो है अप्लाई जितने लोगों ने किए थे उसका कितना प्रतिशत जो है इसके बराबर है। यानी कि हमें जो है तुलना किससे करना है, 43,600 में से हमें तुलना करना है। किसे तुलना करना है, 5230 को तुलना करना है। किस में चेंज करना है, परसेंट में चेंज करना है, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। 2 शून्य 2 शून्य चला गया। यहाँ पर क्या करेंगे 436 को क्या करेंगे, 436 से जो है क्या करेंगे 5230 को भाग देकर देख लेंगे। यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, एक बार में 436 कितना बार में चला जाएगा आपका, यहाँ पर भाग करेंगे आपका कितना 436 सही है। एक बार यहाँ पर आ जाएगा आपका 7 6 13, यहाँ पर आपका 1 हो गया यानी कि 8 3 11, यहाँ पर हो गया आपका कट गया। यहाँ पर फिर आप यहाँ पर करेंगे 1 से यहाँ पर, तो आपका कितना आ जाएगा, एक बार में ही लगेगा क्योंकि 43 दूनी 86 हो जाता है। हाँ आपका एक बार में ही लगेगा। यहाँ पर आपका कितना शेषफल बचेगा 4 आएगा। यहाँ पर आपका 6 में से 3 जाएगा 3 बचेगा। यहाँ पर से आपका कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी कि 434 आएगा। यानी कि 11 पॉइंट आपका कुछ आंसर आएगा। ऑप्शन में आपका 11.99 आंसर है, तो आप यहाँ पर टिक करके चले जाएंगे। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल यहाँ पर सही होगा। आप चाहे तो आगे भाग करके देख सकते हैं, आपका 9 पॉइंट यानी कि पॉइंट के बाद 99 आपका आ जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 544 रुपये को ए बी सी के बीच 3:5:8 के अनुपात में यानी कि 3:5:8 के रेशियो में क्या किया जाता है, विभाजित किया जाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि सी को बी से कितना अधिक मिलेगा। तो टोटल जो है तीनों के बीच में जो है कितना रुपया बांटा गया, 544 रुपया। किस अनुपात में बांटा गया, 3:5:8 के अनुपात में बांटा गया। टोटल यहाँ पर कितना हो जाएगा अनुपातों का योग, तो 8 5 13 3 16 यूनिट हो जाएगा। इस 16 यूनिट का योग यहाँ पर कितना दिया गया क्वेश्चन में, 544 दिया गया। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लेंगे। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 16 48 आपका कितना बच गया, 6 बच गया, 16 चक 64, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया, 34 रुपये आ गया। 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया, 34 रुपये आ गया। तो पूछा जा रहा है सी को जो है बी से कितना अधिक है, यानी कि सी जो है बी से कितना बड़ा है। तो सी और बी का जब डिफरेंस यानी कि अंतर निकालेंगे तो अंतर कितना हो रहा है, 8 में से 5 जाएगा 3, यानी कि 3 यूनिट का वैल्यू हमें निकालना है। कितने यूनिट का वैल्यू निकालना है, क्योंकि पूछा जा रहा है कि सी जो है बी से कितना अधिक है। तो सी 8 है, बी 5 है, यानी सी जो है बी से 3 अधिक है, यानी कि 3 यूनिट अधिक है। तो 1 यूनिट का वैल्यू अगर 34 है तो 3 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 3 से गुना करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 4 3 12 3 3 9 1 10,
यानी कि बी और सी, यानी कि सी और बी में अंतर यानी कि डिफरेंस कितना है, तो 102 का अंतर है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। यहां पर दिया गया है कि 3 वर्ष पहले बेंगलोर की जनसंख्या 3 लाख थी। कितनी थी? 3 लाख थी। यदि वह संख्या क्रमिक 3 वर्षों के दौरान 2%, 5%, 4% की दर से बढ़ती है तो वर्तमान जनसंख्या क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सभी परसेंट को सबसे पहले फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। तो 2% को क्या लिख सकते हैं, 1/50 लिख सकते हैं। परसेंट को फ्रैक्शन में इस तरीके से चेंज किया जाए, जैसे 2% है, परसेंट को हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा, 2 से 100 को काटेंगे कितना बार में चला जाएगा, 50 बार में चला जाएगा, यानी कि 2% को हम लोग 1/50 भी लिख सकते हैं। उसी तरीके से 5% को क्या लिख सकते हैं, 1/20 लिख सकते हैं फ्रैक्शन में। और 4% को क्या लिख सकते हैं, 4% को 1/25 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, 1/25 लिख सकते हैं। यानी कि पहले वर्ष में 50 यूनिट जनसंख्या में क्या हुई, 1 यूनिट की वृद्धि हो गई। यानी कि अगर शुरुआत में 3 साल पहले शुरुआत में 50 यूनिट जनसंख्या थी तो उसमें क्या हुआ, 1 यूनिट की वृद्धि हो गई। फिर उसके अगले साल में अगर उसकी जनसंख्या 20 यूनिट थी तो उसमें 1 यूनिट की वृद्धि हो गई। फिर उसके अगले साल में अगर उसकी जनसंख्या 25 यूनिट थी तो 1 यूनिट की वृद्धि हो गई। यानी कि हर एक साल में जो है क्या हो रहा है, उसके अगले साल में जो है 51/50 हो जाएगी उसकी आबादी। फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 21/20 हो जाएगी उसके पिछले साल की आबादी का। फिर यहाँ पे 25 एक 26 यानी कि 26/25 हो जाएगी उसकी आबादी का। ये आपसे यहाँ पर आपका क्या बन रहा है, फ्रैक्शन में परसेंट बन रहा है। परसेंट को क्या किया गया, फ्रैक्शन में चेंज किया गया। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दिया गया कि बेंगलोर की जनसंख्या 3 साल पहले कितनी थी, 3 लाख थी। यानी कि 3 लाख कब थी, 3 साल पहले थी। कितनी थी, 3 लाख थी। यही जो आपका क्या है, 3 साल पहले की आबादी है। उसके अगले साल में क्या हुआ, आबादी में 51/50 हो गया। क्या हो गया, 51/50 हो गया। फिर उसके अगले साल आबादी क्या हुआ, 21/20 हो गया। फिर उसके अगले साल आबादी क्या हो गई, 26/25 हो गई। सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा कि अभी जो है वर्तमान जनसंख्या कितनी है, ये आपका निकल जाएगा। तो यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे तो 1 शून्य 2 शून्य कट जाएगा, 5 दूनी 10 यानी कि 1 शून्य फिर चला जाएगा। 25 से काटेंगे कितना बार में चला जाएगा, 25 1 25 दूनी 50। गुना करेंगे, गुना आपका बड़ा, यहाँ पर गुना करके मैं दिखा देता हूँ कितना हो जाएगा आपका, 12 25 60, 600 612 हो जाएगा। ये दोनों गुना किया तो 612, 21 × 26 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 21 छक आपका हो जाता है 126, तो 6 यानी कि 12, 21 दूनी 42, अब 12 आपका कितना हो जाएगा, 42 12 आपका हो जाएगा 54। कितना हो जाएगा, 42 अब 12, 42 12 आपका 54 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, दोनों को गुना कर लेंगे यहाँ पर, तो गुना करके देख लेते हैं। आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 हाथ में 1, 6 4 दूनी 8, 8 6 14 1 15 हाथ में 1, 6 छक 36, 36 10 46, 46 4 50, 50 1 51 5, 6 चौक 24 और 5 29, 29 और 5 आपका कितना हो गया, 34 हाथ में 3, 6 5 30, 4 आपका कितना हो गया, 6 5 30, यहाँ पर आपका 6 चौक 24, 24 और 5 29, 29 और 5 34, हाथ में 3 था, 6 5 30 और 3 33 हो जाएगा। यानी कि आपकी टोटल जनसंख्या जो है वर्तमान जनसंख्या कितनी आ गई, 33 नहीं 3,34,152 आ गई। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। ये मैं यहाँ पर शॉर्टकट तरीके से यहाँ पर जो है मैं यहाँ पर गुना निकाल कर आंसर लाया हूँ। आप यहाँ पर कॉपी पेन निकाल कर इसे जो है गुना करके देखिएगा, आपका इतना ही आंसर आएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। ये यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि ए अपने वेतन का 80%, बी अपने वेतन का 75% खर्च करता है। यानी कि ए जितना कमाता है उसका 80% खर्च कर देता है और बी जितना कमाता है उसका वो जो है अपना 75% खर्च कर देता है। लेकिन दोनों का बचत क्या है, बराबर है। ये आपको क्या देना है, यहाँ पर ध्यान देना है।
कि क्या बोला जा रहा है कि दोनों का बचत बराबर है, यानी कि ए और बी ने जितने रुपये बचाए वो जो है दोनों का क्या है, बराबर है। यानी कि जितने ए रुपये बचाए, यानी कि ए ने जितने रुपये बचाए उतने ही रुपये जो है कितने उसे उतने ही रुपये जो है क्या है, बी ने भी बचाए। फिर आगे आपसे बोला गया कि यदि उनकी आय का योग, यानी कि ए और बी के आय का योग 72,000 रुपये है, तो बी की आय ज्ञात करें, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करें, यहाँ पर सबसे पहले बोला गया कि ए और बी का बचत बराबर है, तो ए जो है 80% खर्च कर दे रहा है। ए क्या है, ए जो है अपनी आय का 80% खर्च कर दे रहा है, यानी कि हम लोग मान लेते हैं ए की आय क्या है, ए है, यानी कि ए जो है अपनी आय का 80% खर्च कर दे रहा है। किसी भी व्यक्ति का आय खुद में हमेशा, यानी कि इनकम खुद में हमेशा कितने प्रतिशत होता है, 100% होता है। तो कोई आदमी जो है अपनी आय का 80% खर्च कर दे रहा है, तो 100% में से 80% खर्च कर दे रहा है, यानी कि ए अपनी आय का कितना बचा रहा है, तो 20% बचा रहा है। 100% में से 80% खर्च कर देगा तो बचेगा कितना, 20%, यानी कि ए अपनी आय का 20% बचा रहा है। फिर उसी तरीके से बी भी जो है अपनी आय का 100% होगा, तो बी जो है 100% में से 75% क्या कर दे रहा है, खर्च कर दे रहा है, यानी कि बी जो है अपनी आय में से 75% खर्च कर रहा है, तो बचा कितने रहा है, 25% बचा रहा है। तो ये आपका क्या हो गया, ए का बचत हो गया, इधर आपका बी का बचत हो गया। दोनों का बचत क्या है, बराबर है, दोनों का बचत क्या है, बराबर है। तो यहां पर से हमें क्या पता चल जाएगा, ए और बी का इनकम का, यानी कि उनके आय का अनुपात पता चल जाएगा। तो यहां पर कैलकुलेट करेंगे, परसेंट से परसेंट हट जाएगा, 5 से काटेंगे, 5 पच्चीस 25, 5 चौक 20, यानी कि ए बाई बी आपका कितना आ जाएगा, 5/4 आ जाएगा, यानी कि ए और बी का अनुपात कितना आ जाएगा, उनके आय का अनुपात 5:4 आ जाएगा। हम लोग इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 5:4, यानी कि ए का जो है, ए कितने यूनिट कमाता है, 5 यूनिट कमाता है, और बी जो है 4 यूनिट कमाता है। इनके जो है कुल आय का योग कितना दिया गया है, कुल आय का योग 72,000 दिया गया है। तो इनके जो है रेशियो में कुल योग कितना है, तो 9 यूनिट है, उस 9 यूनिट का योग कितना दिया गया, 72,000 दिया गया है, क्योंकि कुल आय का योग कितना है, 72,000 है। 9 से काटेंगे कितना बार में चला जाएगा, 8 बार में चला जाएगा, यानी कि 8,000 आ गया। तो पूछा जा रहा है कि बी की आय क्या है, क्या पूछा जा रहा है, बी का आय क्या है, तो बी का आय यहां पर यूनिट में कितना है, तो 4 यूनिट है। तो 1 यूनिट का वैल्यू अगर 8,000 रुपये है, तो 4 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 4 से गुना कर देंगे, तो आपका कितना आ जाएगा, 8 चौक 32,000 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 32,000 आ जाएगा। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। यहां पर आपसे बोला जा रहा है कि 3 के पहले 6 विषम गुणकों का औसत क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। तो यहां पर जो है, अगर ये विषम नहीं रहता, अगर ये आपका क्वेश्चन में विषम नहीं रहता, तब यहां पर आपका एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है, k इंटू एन प्लस 1/2 होता है। क्या होता है, k इंटू एन प्लस, के आपका क्या हो गया, जिसका गुणज है, जैसे कि यहाँ पर 3 का बोला जा रहा है, 3 का गुणज, यानी कि के का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाता, 3 हो जाता, और यन का वैल्यू, यन जो है जितने गुणज बोला जा रहा है, जैसे कि यहाँ पर 6 गुणज बोला जा रहा है, कितने गुणज बोला जा रहा है, 6 गुणज बोला जा रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, यन का वैल्यू 6 हो जाता है। लेकिन ये फॉर्मूला यहाँ पर नहीं बैठा सकते आप। अगर यहाँ पर विषम गुणक नहीं होता तो ये फॉर्मूला आप पुट करके आसानी से इस प्रश्न को हल कर लेते, लेकिन यहाँ पर आपसे बोला गया कि विषम गुणकों का औसत बताइए। क्या बताइए, विषम गुणकों का औसत बताइए, यानी कि आपको क्या नहीं लेना है, जैसे कि 3 गुना 2 करेंगे तो ये आपका क्या बन गया, विषम गुणक बन गया। क्या बन गया, ये आपका क्या बन गया, सम गुणक बन गया, यानी कि ये आपका विषम गुणक नहीं रहेगा, क्योंकि 2 जो है क्या आपका सम संख्या है, तो जब 3 को 2 से गुना करेंगे तो ये आपका सम संख्या आएगा। यानी कि 3 से कोई भी ऐसा नंबर नहीं गुना करेंगे जो विषम ना होकर सम हो, यानी कि ऑड ना होकर क्या हो, इवेन हो। तो वैसी संख्या हमेशा 3 से गुना करेंगे जो क्या हो, ऑड हो। जैसे कि क्या करेंगे, 3 में 1 यानी कि 3, फिर उसके बाद क्या करेंगे, 2 से नहीं गुना करेंगे, 3 से गुना करेंगे, यानी कि 3 3 9,
उसके बाद क्या करेंगे, 5 से गुना करेंगे यानी कि 15, उसके बाद 7 से गुना करेंगे यानी कि 21, उसके बाद 9 से गुना करेंगे यानी कि 27, उसके बाद 11 से गुना करेंगे यानी कि 30। 3 से यहाँ पे जो है सभी जगह गुना होगा, 3 से गुना होगा, 3 से गुना होगा, 3 से गुना होगा, क्योंकि गुणजों का औसत पूछा जा रहा है, 3 के गुणजों का औसत। तो यहाँ पर 6 तक का, पहले 6 तक का, तो यहाँ पर क्या आ गया, सभी 6 नंबर आ गया। यहाँ पर इनका क्या करेंगे, सम निकाल लेंगे। इनका क्या करेंगे, अब सम निकालेंगे। जो आपका यहाँ पर नंबर आया उसका क्या निकाल लेंगे, सम निकाल लेंगे। तो आपका सम यानी कि योग कितना हो जाएगा, तो जोड़ेंगे सभी को। तो 9 3 12, 12 15 27, 27 से 21 आपका कितना हो गया, 48, 48 और 27 आपका कितना हो जाएगा, 48 और 7 55, 55 और 20 75, 75 और 33 आप जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 5 3 8, 7 3 10 यानी कि 108 आ जाएगा। यानी कि 3 के पहले 8 विषम गुणकों का योग कितना आ गया, 108। पूछा क्या जा रहा, औसत पूछा जा रहा। तो टोटल नंबर कितना है, 6 से डिवाइड कर देंगे तो आपका एवरेज यानी कि औसत आ जाएगा। 6 से काटेंगे तो 6 1 6 8 48, यानी कि 3 के पहले 6 विषम गुणकों का औसत कितना आया, 18 आया। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन में कि एक व्यक्ति ने SBI से 10% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज दर पर ऋण लिया। फिर उसके बाद 5 वर्ष बाद उसने ब्याज के रूप में 5,000 रुपये का भुगतान किया, तो उसके द्वारा उधार ली गई मूल राशि क्या है। तो ये आपका बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर हमेशा पता होना चाहिए कि सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। इसे परट से भी आप याद रख सकते हैं, P इंटू आर इंटू टी। SI से सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज, P से प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, R से रेट यानी कि दर होता है, T से टाइम यानी कि समय होता है। यहाँ पर क्या करेंगे, सारा वैल्यू पुट कर देंगे तो आपका प्रिंसिपल यानी कि मूलधन निकल जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका सिंपल इंटरेस्ट जो है कितना दिया गया, 5,000 दिया गया। तो सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज 5,000 लिखेंगे, बराबर प्रिंसिपल यानी कि मूलधन निकालना तो उसे P से डिनोट कर देंगे। रेट यानी कि दर कितना दिया गया, 10% दिया गया। टाइम यानी कि समय कितना दिया गया, 5 वर्ष दिया गया तो 5 लिखेंगे। नीचे क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे, हल करेंगे, आंसर आ जाएगा। 0 से 0 चला गया, 5 से 10 काटेंगे 2 बार में चला जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 5,000 इंटू 2 यानी कि 10,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा। यानी कि मूलधन कितना था, 10,000 था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पर दिया गया कि ए और बी क्रमशः जो है 12 घंटे और 15 घंटे, कितने घंटे, 12 घंटे और 15 घंटे में एक टैंक भर सकते हैं, जबकि तीसरा पाइप सी जो है 10 घंटे में क्या कर सकते हैं, टैंक को खाली कर सकते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि यदि सभी तीनों पाइप को एक साथ खोला जाता है तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा। तो टाइम बराबर, अभी आपको बताया गया था इसी वीडियो में कि टाइम बराबर क्या होता है, टोटल वर्क बाई इफिशियंसी होता है। यानी कि समय बराबर क्या होता है, कुल कार्य बटा कार्य क्षमता होता है। कुल समय बराबर क्या होता है, कुल कार्य बटा कुल कार्य क्षमता होता है। तो क्या करेंगे, सभी से पहले ए बी सी का कार्य क्षमता निकाल लेंगे। ए जो है कितने घंटे में भर सकता है, 12 घंटे में। बी 15 घंटे में भर सकता है। सी जो है 10 घंटे में खाली कर सकता है। यानी कि ये निकासी पाइप है। क्या है, निकासी पाइप यानी कि आउटलेट पाइप है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले 12 15 10 का एलसीएम यानी कि लघुत्तम ले लेंगे। तो लघुत्तम कितना हो जाएगा, 60 होगा। 12 15 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 60 को जब 12 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। 60 को जब 15 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। 60 को जब 10 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। यानी कि ए जो है 1 घंटे में 5 यूनिट भर सकता है। बी जो है 1 घंटे में 4 यूनिट भर सकता है। और सी जो है 1 यूनिट में 6 यूनिट जो है क्या कर सकता है, खाली कर सकता है। 1 घंटे में कितने यूनिट खाली कर सकता है, 6 यूनिट खाली कर सकता है। तो ये दोनों जो है क्या है, इनलेट पाइप यानी कि भरने वाले पाइप है। ये जो आपका क्या है, निकासी पाइप है यानी कि आउटलेट पाइप है। तो पूछा जा रहा है कि तीनों जब खोल दिए जाएंगे तो कितने जो है, कितने समय में भर जाएंगे। तो टाइम बराबर आपको क्या बताया गया है कि टोटल वर्क यानी कि कुल कार्य ये करना है। ये जो आपका एलसीएम लेकर आया वही आपका क्या होता है, टोटल वर्क होता है। यानी कि कुल जो है भरना कितना है, टोटल 60 भरना है। भरेंगे कैसे, तीनों को खोल दिया गया।
यानी कि 1 घंटा में ए जो है 5 से भरेगा, बी 4 से भरेगा, लेकिन सी जो है 6 से खाली करेगा, यानी कि -6 कर देंगे। यानी कि टोटल जो है तीनों जब खोल दिए जाएंगे पाइप तो कितने भरेंगे 1 घंटा में? 5 और 9 तो भरेंगे, लेकिन 6 खाली भी होगा, यानी कि कुल मिलाकर 3 यूनिट भरा जाएगा। यानी कि तीनों को मिलाकर इफिशियंसी कितना, यानी कि कार्य क्षमता कितना है? 3 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? 3 से भाग दे देंगे। तो यहाँ पर काटेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 3 से 3 दूनी 6, यानी कि 20 आ जाएगा। यानी कि 20 आवर, यानी कि 20 घंटे में तीनों पाइपों द्वारा क्या हो जाएगा? उस टंकी को भर दिया जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। मैं आपको इस वीडियो में बॉडमास थ्योरम बता चुका हूं कि क्या होता है। तो चलिए इस प्रश्न को हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे? इस ऑफ का हल करेंगे। क्या करेंगे? इस हॉफ को हल, ऑफ यानी कि का को हल करेंगे। का मतलब क्या होता है? गुना होता है। यहाँ पर गुना होगा। यहाँ पर क्या करेंगे? ब्रैकेट को हल कर लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले ऊपर वाला हल कर लेते हैं। तो 2 छक 12, यानी कि कितना हो जाएगा? 6 18 हो जाएगा। फिर इसी तरीके से यहाँ पर ब्रैकेट का हल करेंगे तो 12 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 8 बचेगा। 12 में से 4 गया तो कितना बचा? 8 बचा। ऑफ मतलब क्या होता है? गुना होता है। 2 से 4, 8 को काटेंगे 4 बार में चला जाएगा। अब क्या करेंगे? बाकी सारा नीचे सिंप्लीफिकेशन करके लिख लेते हैं। 18 प्लस आपका कितना बचा? यहाँ पर 18 आ गया था, फिर से -4 हो गया। नीचे में आपका क्या बचा? 28। इतना सारा पूरा सिंप्लीफिकेशन करके आपका कितना है? 4 इधर है, ऊपर में इधर 3 है, यानी कि कितना हो जाएगा? 4 तिया 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 तिया 12 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे? कैलकुलेट कर लेंगे। 18 दूनी 36 में से 4 गया 32, और 28 में से 12 गया तो आपका कितना बचा? 16 बचा। यानी कि 16 दूनी आपका कितना हो जाएगा? 32। यानी कि सिंप्लीफिकेशन को हल करने पर कितना आंसर आया? 2। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन में कि एक बेडर ने 1 रुपये में 10 टॉफी की दर से टॉफियाँ खरीदी। एक वेंडर ने जो है 1 रुपये में 10 टॉफी की दर से टॉफियाँ खरीदी। उसे जो है 25% का लाभ हासिल करने के लिए 1 रुपये में कितने टॉफियाँ बेचनी चाहिए, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं? इस तरीके के प्रश्न में रुपया को ऊपर लिखते हैं, यानी कि 1 रुपये बटा नीचे को क्या लिखते हैं? टॉफी लिखते हैं। रुपये को कहाँ लिखते हैं? ऊपर लिखते हैं, और नीचे क्या लिखेंगे? टॉफी लिखेंगे। यानी कि 1 रुपये में अगर 10 टॉफी खरीदा जाता है, तब पूछा जा रहा है कि 25% लाभ हासिल करने के लिए 1 रुपये में कितने टॉफी बेचना चाहिए। तो 25% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। मैं अभी आपको इस वीडियो में बता चुका हूँ कि परसेंट को फ्रैक्शन में किस तरीके से चेंज किया जाता है। तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो गया? 1/4, यानी कि 4 यूनिट का कोई सामान जो है 1 यूनिट के लाभ में बेचना है। यानी कि 4 यूनिट का सामान कितने में बेचना? 1 यूनिट के लाभ, यानी कि 5 में बेचना। क्या करेंगे? यहाँ पर गुना कर देंगे। हल करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। हल करेंगे यहाँ पर 5 दूनी 10 हो जाएगा, यानी कि 1 बटा क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ऊपर हम लोगों ने क्या लिया था? पैसा, नीचे क्या था? टॉफियों की संख्या थे। यानी कि ऊपर रुपया, यानी कि 1 रुपये में हम लोग कितना बेच सकते हैं? 25% लाभ हासिल करने के लिए 8 टॉफियां बेचेंगे। 25% लाभ हासिल करने के लिए 1 रुपये में कितने टॉफी बेचेंगे? 8 टॉफी बेचेंगे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका 25वां नंबर क्वेश्चन। ये आपका क्या है? ग्राफ है। क्वेश्चन में देखेंगे कि पूछा क्या जा रहा है। यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे क्वेश्चन में कि 2000 में एक साथ सभी राज्यों से अर्हता प्राप्त, यानी कि क्वालिफाई उम्मीदवारों की कुल संख्या 2001 के सभी राज्यों में अर्हता प्राप्त, यानी कि क्वालिफाई 2001 में क्वालिफाई उम्मीदवारों की कुल संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। यानी कि हमें निकालना होगा कि 2000 में जो है कितने लोगों ने क्वालिफाई किया था और 2001 में कितने लोगों ने क्वालिफाई किया था। सबसे पहले हमें ये निकालना होगा। तो सबसे पहले देखेंगे 2000 ईस्वी में जो है कितने लोगों ने क्वालिफाई किया था। तो सबसे पहले यम राज्य में 275 किया था, फिर आगे जोड़ेंगे तो 980 किया था, फिर आगे 1010 किया था, फिर आपका कितना 1200 है, फिर आपका कितना 945। सभी को यहाँ पर क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे। 5 5 10, हाथ में 1, 8 7 15 1 16 4 20 1 21, हाथ में 2, 9 7 16 16 10 26 26 12 38 38 9 38 9 47 2 आपका कितना हो गया? 49 हो गया। यानी कि 2000 में जो है टोटल कितने था? टोटल जो है 4910 लोगों ने जो है क्या हुआ था? क्वालिफाई किया था।
फिर क्या देखेंगे 2001 में देखेंगे कितने लोगों ने क्वालिफाई किया था, तो यम में जो है कितना 1125 लोगों ने, फिर उसके बाद 1020 लोगों ने, फिर उसके बाद 1250 लोगों ने, फिर उसके बाद 995 लोगों ने, फिर उसके बाद 885 लोगों ने। सभी को क्या करेंगे जोड़ेंगे यहाँ पर, 5 तिया 15, हाथ में 1, 5 2 7 2 9 18, 9 9 18, 18 8 26 1 27, हाथ में 2, यहाँ पर 11 11 10 21 21 अब 12 21 अब 12 33 33 और 9 42 42 8 50 50 और 2 52 हो गया। ये क्या निकल गया 2001 में सभी लोगों का क्वालिफाई संख्या निकल गई। तो आपसे पूछा जा रहा है कि 2000 में क्वालिफाई लोगों का 2000 में जितने लोगों ने क्वालिफाई किया था 2001 में क्वालिफाई फिर जितने लोगों ने किया उसका कितना प्रतिशत है, यानी कि ये जो है इसके कितने प्रतिशत के बराबर है, यानी कि हमें जो है इसकी तुलना किससे करनी है, इससे करनी है। 4910 की तुलना किससे करनी है, 5275 में से तुलना करनी है, यानी कि हमें इसे इस तरीके से करना है 4910 बटा 5275% में चेंज करना है, तो 100 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे, हल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। हल करेंगे यहाँ पर 25 से 25 चौक 100, 25 दूनी 50, 25 एक 25 एक। अब क्या करेंगे 211 से भाग करके देख लेंगे, तो 211 से यहाँ पर भाग करेंगे, पहले यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर लेते, 0 4 9 चौक 36 3 4 चौक 16 3 19 211, यानी कि 9 दूनी 18, 9 बार तो जरूर आपका जाएगा, 9 दूनी 18। यहाँ पर मैं साइड में करके यहाँ पर देख लेता हूँ, 211 भाग करेंगे 96 196 40, सबसे पहले 9 बार में, तो 9 बार में आपका आ जाएगा 9 9 9 दूनी 18, शेष आपका कितना बचेगा 9 5 14, यहाँ पर आ गया 9 6 15, यहाँ पर आपका आ जाएगा, यहाँ पर आपका शेषफल नहीं बचेगा, 0 आपका यहाँ पर हो जाएगा, फिर यहाँ पर आपका 3 बार में जाएगा, कितने बार में जाएगा 3 बार में, यानी कि 93 पॉइंट कुछ आपका आंसर आएगा, जो कि यहाँ पर बोला भी जा रहा है कि लगभग में कितना आंसर होगा, तो 93 पॉइंट कुछ आपका आएगा, यानी कि यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, ये आपके लिए कंपलसरी है, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं, इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, ताकि उन्हें भी इस वीडियो से लाभ मिल सके। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।